नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं भारतीय राजनीति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान के प्रमुख अनुच्छेद पर। ये विषय सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए आप जानते हैं बहुत ही जरूरी है। जी बिल्कुल, ये अनुच्छेद ही हमारे संविधान की नींव है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए सीधे सवालों पर आते हैं। पहला सवाल है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? आपके ऑप्शन हैं 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां या फिर 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। तो इसका सही उत्तर है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, ठीक है जी। ये भारतीय संविधान का मूल प्रारूप था, जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अच्छा। और फिर संविधान को पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जी। आपको ये भी जानना चाहिए कि मूल संविधान 22 भागों में विभाजित था और इसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। काफी लंबा समय। हाँ, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो हम सब जानते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ऑप्शन है 390 अनुच्छेद 5 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां या 443 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। देखिए, ये सवाल थोड़ा पेचीदा है। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर है 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। अच्छा, तो अनुच्छेद 395 ही हैं अभी भी? हाँ, मतलब मुख्य अनुच्छेद संख्या अभी भी 395 ही है, लेकिन संशोधनों के जरिए नए अनुच्छेद जैसे 21A, 51A वगैरह जोड़े गए हैं, तो कुल संख्या अब 470 के करीब पहुंच गई है। समझ गई। और जो मूल 8 अनुसूचियां थीं, उनमें बाद में 4 और जोड़ी गईं। वो कौन कौन सी हैं? 9वीं अनुसूची भूमि सुधारों से, 10वीं दल बदल विरोधी कानून से और 11वीं और 12वीं अनुसूचियां क्रमशः पंचायतों और नगर पालिकाओं से संबंधित हैं। ठीक है। अगला सवाल है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है। ऑप्शन है 356, 395, 404 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 395। 395। जी, जैसा हमने अभी बात की, मुख्य अनुच्छेदों की संख्या 395 ही है। और एक जरूरी बात, संविधान में धारा शब्द का प्रयोग नहीं होता, अनुच्छेद या आर्टिकल का प्रयोग होता है। अच्छा, ये एक बहुत जरूरी जानकारी है। जी, धारा शब्द का प्रयोग आमतौर पर भारतीय दंड संहिता मतलब IPC जैसे कानूनों में होता है। ठीक है। अब आते हैं अगले खंड पर। सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1। जी हाँ, ये अनुच्छेद हमारे देश के नाम और उसके क्षेत्र की प्रकृति को बताता है। और इसमें जो राज्यों का संघ लिखा है, उसका मतलब है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। मतलब कोई राज्य इससे अलग नहीं हो सकता। बिल्कुल, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसीलिए भारत को विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहते हैं। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन है परिसंघ, महासंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ या राज्यों का संघ। जैसा भी हमने चर्चा की, इसे कहा गया है राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। जी। हमारे संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर फेडरेशन शब्द की जगह यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया। ऐसा क्यों? इसका उद्देश्य देश की एकता और अखंडता पर जोर देना था, क्योंकि परिसंघ या कॉन्फेडरेशन में राज्यों को अलग होने का अधिकार होता है, जो भारत में बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अब नागरिकता पर आते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 1 से 5, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35 या अनुच्छेद 36 से 51? नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 5 से 11। जी, ये संविधान के भाग 2 में आता है। ये अनुच्छेद बस ये बताते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन बना, और उसके बाद नागरिकता से जुड़े कानून बनाने का अधिकार संसद को है। और इसी अधिकार का प्रयोग करके संसद ने नागरिकता अधिनियम
1955 पारित किया था। बहुत बढ़िया। अब हम संविधान के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक मौलिक अधिकारों की बात करेंगे। तो सवाल है, किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा, अनुच्छेद 12 से 30 तक द्वारा, अनुच्छेद 15 से 35 तक द्वारा या अनुच्छेद 14 से 32 तक द्वारा। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा। ये संविधान के भाग 3 में है, जिसे भारत का मैग्ना प्राटा भी कहा जाता है। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो अब 6 हैं। अच्छा। हाँ, जैसे समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार और भी कई। इसी से जुड़ा अगला सवाल, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 23? ये अधिकार अनुच्छेद 16 प्रदान करता है। अनुच्छेद 16? जी, वैसे तो अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की बात करता है, लेकिन इसका खंड 4 राज्य को पिछड़े वर्गों के लिए पदों के आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति देता है, ताकि सबको बराबर मौका मिले। बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18? यह है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17? जी, और ये एक निरपेक्ष अधिकार, मतलब इसका कोई अपवाद नहीं है। ये अस्पृश्यता को किसी भी रूप में प्रतिबंधित करता है, और इसके लिए कानून भी बने हैं। हाँ, संसद ने इसे लागू करने के लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया था। बहुत महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 57? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57? जी, ये अनुच्छेद कहता है कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति है या रह चुका है, वो इस पद के लिए फिर से चुनाव लड़ सकता है, और हमारे संविधान में इस पर कोई सीमा नहीं है कि कोई कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अच्छा, ये दिलचस्प है। जी, जबकि अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 54 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ठीक है, अब वह सवाल है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22? यह गारंटी अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 19? हाँ, अनुच्छेद 19 1A में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है, और इसी में प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार भी शामिल माना जाता है। लेकिन इस पर कुछ प्रतिबंध भी है ना? बिल्कुल, ये अधिकार निरपेक्ष नहीं है। देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, मानहानि आदि के आधार पर इस पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो इसी से जुड़ा अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 19I? जैसा अभी हमने बात की, सही उत्तर है अनुच्छेद 19I या 19(1)A। ठीक है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता शब्द का अलग से उल्लेख नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में ही शामिल है। समझ गए। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24? बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24? जी, ये अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य खतरनाक कामों में लगाने पर रोक लगाता है। और अनुच्छेद 23? अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है, जिसमें बच्चे और वयस्क दोनों शामिल हैं। तो 24 खास तौर पर बच्चों के लिए है। ठीक है, अब अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 14? यह व्यवस्था अनुच्छेद 29 में है। अनुच्छेद 29? जी, ये अनुच्छेद भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बचाने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 30 भी इसी से जुड़ा है? बिल्कुल। अनुच्छेद 30
अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। ठीक है, अब एक बहुत ही जरूरी सवाल, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 32? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। जी, और डॉक्टर अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि यह नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। इसके बिना बाकी अधिकार शायद उतने प्रभावी नहीं होते। ठीक है, अब हम अगले खंड पर चलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। सवाल है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 33-46, अनुच्छेद 34-48, अनुच्छेद 36-51 या अनुच्छेद 37-52? इनका उल्लेख अनुच्छेद 36-51 में है। 36 से 51। जी, ये संविधान के भाग 4 में आते हैं और आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। ये तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन देश के शासन में मौलिक माने जाते हैं। तो इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अच्छा, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 51? यह अवधारणा मुख्य रूप से अनुच्छेद 39 में वर्णित है। अनुच्छेद 39? जी, यह अनुच्छेद राज्य को कुछ नीतियां बनाने का निर्देश देता है, जैसे सभी के लिए आजीविका के समान अवसर, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37 या अनुच्छेद 40? यह निर्देश अनुच्छेद 40 देता है। अनुच्छेद 40। जी, ये एक गांधीवादी सिद्धांत है जिसका उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना है, और इसी अनुच्छेद को साकार करने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया था, जिससे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। बिल्कुल। अब मौलिक कर्तव्यों पर आते हैं। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? अनुच्छेद 50A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 29B या अनुच्छेद 39C? इन्हें अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51A। हाँ, यह संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर किया गया था। ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित थे और इन्हें संविधान के एक नए भाग IV-A में शामिल किया गया। ठीक है, तो आज का हमारा आखिरी सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 50A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 49A या अनुच्छेद 52A? जैसा कि अभी हमने बताया, इनकी चर्चा अनुच्छेद 51A में की गई है। अनुच्छेद 51A। जी, ये कर्तव्य भी नीति निर्देशक तत्वों की तरह गैर न्यायोचित हैं। ये नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ साथ उनके दायित्वों के भी याद दिलाते हैं। तो शुरुआत में 10 कर्तव्य थे? हाँ, शुरुआत में 10 थे। फिर 2002 में 86वें संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने से संबंधित है। आज की चर्चा समाप्त करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जी जरूर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है और किसने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? अपना उत्तर कमेंट में जरूर बताएं। तो आज हमने देखा संविधान के प्रमुख अनुच्छेद से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अगले विषय के साथ। नमस्कार।